अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम साथ करने वाले इस नॉवल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लेकर सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दुल्हन के हाथों में मेहंदी क्यों नहीं है अम्मी? किसी बच्ची ने दुल्हन को पुरइश्तियाक नज़रों से देखते हुए अपनी माँ से सवाल किया। जहाँ से उसकी बात पर उसकी माँ ठिठकी, वहीं दुल्हन की भी नज़रें अपने हाथ पर ठहरी। शफाफ गुलाबी हथेलियाँ, वीरान और बेरौनक। और उस औरत से कोई जवाब ना बन पड़ा तो बच्ची को डांट कर चुप करवा दिया। लेकिन उसके चुप करवाने से क्या हो सकता था? हकीकत सारी दुनिया जान गई थी, कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। नाइमा, तुम ऐसा करो, दुल्हन को उसके बेडरूम में छोड़ कर आओ, थक गई होगी। अरफा बेगम ने अपनी देवरानी की बेटी को इशारा किया। वो समझ गई थी, इसलिए फ़ौरन उठ खड़ी हुई। आइए भाभी, आपको बेडरूम में छोड़ाऊँ? नाइमा ने उसका बाजू थामते हुए सहारा सहारा दिया। वो भी इस माहौल से जल्द अज जल्द निकलना चाहती थी, इसलिए खड़ी हो गई। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? वह अचानक ड्राइंग रूम के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। नाइमा के साथ दुल्हन के कदम भी थम गए। सामने वो दीवार बना खड़ा था। दुल्हन रुखसती के बाद कहाँ जाती है? नाइमा ने तायाजाद भाई को शरारत से देखा। आम दुल्हनें तो रुखसती के बाद अपने शौहर के बेडरूम में ही जाती हैं, लेकिन अगर दुल्हन ख़ास हो और जीदार हो तो कहीं भी जा सकती है। वो दुल्हन को गहरी नज़रों से देखते हुए कहने लगा। दुल्हन ने यकदम उसको देखा। उसकी आंखों से शरारे निकल रहे थे। वो इंतहाई बेनियाजी से आंखें फेर गया। जाइए, वो कहकर बेड साइड हो गया। नाइमा दुल्हन को ऊपर ले गई, फिर बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। ताज़ा फूलों की महक एक झोंके की तरह आई। दुल्हन का दिमाग खुशबू से झंझला सा गया। वो ठिठक गई। अंदर किसी के अरमान सजे थे और इन अरमानों पर कदम रखने चाह रही थी, गोया रौंदने चाह रही थी। उसके कदम मन भारी भर के हो गए थे। वो दहलीज पर कदम नहीं रखना चाहती थी। जब किसी की ज़िंदगी में ही कदम रख लिया था तो फिर दहलीज क्या मायने रखती है। नाइमा उसे बेड पर बिठाकर चली गई और उसे फूलों से सजा बेड अंगारों का महसूस हुआ था। दिल से तपते तवे पर रख दिया गया था। रात अच्छी खासी गहरी हो चुकी थी। जब उसे अपने बेडरूम में जाने का ख्याल आया, वो घड़ी में टाइम देखते हुए उठ खड़ा हुआ। अपने दोस्त हसान को रुखसत करने के बाद वो रूम की तरफ बढ़ा। वो सीढ़ियाँ तय करता हुआ अपने बेडरूम में आया। बेडरूम का दरवाज़ा लॉक करके पलटा तो ठिठक कर रह गया। दुल्हन के साथ साथ कमरे का हुलिया भी बिगड़ा हुआ था। इंतहाई खूबसूरत फूलों की चादर नीचे ज़मीन पर ढेर थी। साइड टेबल पर रखे गए गुलदान टूटकर फूलों समेत ज़मीन पर बिखरे हुए थे। ड्रेसिंग टेबल की सारी चीज़ें औंधी पड़ी थी। दुल्हन का अपना दुपट्टा आधा सोफे पर और आधा नीचे लटक रहा था। सैंडल कहीं था, पर्स कहीं। वो एक एक कदम बढ़ाता आगे आ रहा था। आ रहा था कि नीचे कोई चीज़ चरमरा के रह गई। उसे कदम ने पीछे हटाया और देखा कि वो दुल्हन का सोने का गलोबंद था। वो जो अपनी नाकदरी पर रो रहा था। उसने झुक कर गलोबंद उठाया। उसके कुछ मोती टूट गए थे। उसने वो गलोबंद सोफे के सामने क्रिस्टल टेबल पर रख दिया। वो खुद बेड पर औंधी लेटी थी। चेहरे पर तकिया रखा हुआ था। महरोज का पसंदीदा सिल्वर कलर का लहंगा पहना हुआ था, मगर दुपट्टा सोफे पर झूल रहा था। कदम बचा बचा कर बेड के करीब आ गया। रबी, उसकी भारी आवाज़ बआसानी उसके कानों तक पहुंची थी। रबी, उसने दोबारा आवाज़ दी तो मगर वो टस के मस न हुई। वो जैसे ही थोड़ा करीब हुआ, उसकी नज़र दुल्हन के कमर पर पड़ी। गला खासा गहरा था पिछला गला काफ़ी खासा गहरा था। घड़ियाल रंग सिल्वर रंग को मानित कर रही थी। उसने वो मुश्किल अपनी नजरें चुराई। हेलो, सो गई हो? उसने हाथ बढ़ाकर उसका बाजू हिलाया। उसके लम्ब से एक तब्ज करंट खाकर उठ के बैठ गई। डोंट टच मी मिस्टर महरोज बख्त, उसने उंगली उठाकर कहा। क्यों, क्या तुम मेरी बीवी नहीं हो? वो उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहने लगा। नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हो, समझे तुम? वो तब चिल्ला उठी। तो फिर यहाँ मेरे बेडरूम में क्या करी? वो इंतहाई इत्मीनान से कह रहा था। सज़ा भुगत रही हूँ, अपने किए की सज़ा, वो चबा कर कहने लगी। महरोज उसे सरता पाव देख कर रह गया। कोई रोई रोई सुर्ख आंखें, मिटा सा मेकअप, अब कंधों पर बिखरे शोल्डर कटिंग सिल्की बाल और बिना दुपट्टे के उजागर होती रहानियाँ नज़र हट ही नहीं रही थी। तुम्हारे लिए सज़ा है, मगर मेरे लिए तो अल्लाह की अता को करदा एक ख़ास नेमत हो तुम। उसे गंभीर लहजे में कहते हुए उसके गाल को छुआ। वो इसके अंदाज से भड़क उठी। कहा ना, मुझे हाथ मत लगाना, हाथ पीछे हटाओ। उसे सख्त लहजे में कहा। महरोज के हाथ उसके कमर को छू रहे थे। उसे ऐसा लगा जैसे उसके जिस्म पर बिच्छू रेंग रहे हों। इतना सब्र नहीं है मुझके
آج کی رات پیچھے ہٹ جاؤں، بلکہ جو کل کی رات گزاری تھی وہ بھی خدا جانتا ہے۔ اسے کہتے ہوئے اسے زور سے پیچھے بھیج لیا۔ میں کہہ رہی ہوں مجھے ہاتھ مت لگاؤ، وہ پھنکار کر کہتی ہوئی اس پر جھپٹ پڑی۔ وہ اسے اپنے ناخنوں سے نوچنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ اپنے بچاؤ کے لیے اس کے ہاتھ روک رہا تھا، لیکن جیسے ہی ربی کے ناخنوں نے اس کی گردن پر خراش ڈالی، وہ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر سکا اور یکدم اس کا ہاتھ اٹھ گیا۔ وہ اس کے بھاری ہاتھ سے تھپڑ کھا کر پیچھے کی طرف بیڈ پر گری۔ بس بہت ہو گیا، تمہارا تماشا، ہر چیز کی حد ہوتی ہے، اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ وہ پہلی بار یوں غصے سے دہاڑا۔ تم مجھ میں حد بتا رہے ہو؟ حد تم نے پار کی ہے۔ وہ تھپڑ کی تکلیف بھول کر پھر رس سے سیدھی کھڑی ہوئی۔ مجھے حد پار کرنے کا راستہ تم نے دکھایا تھا، وہ زور دے کر بولا۔ میں نے تو شرارت کی تھی، وہ روحان سی ہوئی، لیکن میں نے کوئی شرارت نہیں کی۔ میں کل بھی سنجیدہ تھا، آج بھی ہوں۔ تم کسی بھی کورٹ میں چلی جاؤ، میرا قصور کہیں بھی ثابت نہیں ہوگا۔ اس نے چبا کر کہا۔ تم اتنے بھی بے قصور نہیں ہو، وہ چیخی۔ میں اتنا قصوروار بھی نہیں ہوں۔ اس کا کاندھے اچک گئے، اس نے کاندھے اچکائے۔ تم پچھتاؤ گے اپنے فیصلے پر، فی الحال تو پچھتانے کا وقت تمہارا ہے۔ وہ پھر پرسکون ہو چکا تھا۔ سید مہروز بخت، تم نے خسارے کا سودا کیا ہے۔ ہاں، تمہیں کیا پتا کہ سب سے زیادہ فائدہ مجھے ہی حاصل ہوا ہے تمہاری صورت میں؟ وہ اس کے سراپے کو مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ خوش فہمی ہے تمہاری، وہ نفرت سے بولی۔ یہ تو بات کی بات ہے نا کہ کون خوش فہمی اور کون غلط فہمی۔ پہلے تم یہ بتاؤ، تم چینج کرو گی یا لائٹ آف کر دوں؟ اس کے لہجے اور نظروں کا مفہوم وہ انجان ہو کر سمجھ گئی تھی اور اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، اس کا خون کھول اٹھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ جو تم سمجھ چکی ہو، وہ کہتا ہوا اس کی طرف بڑھا، لیکن وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ میں ہنگامہ مچا دوں گی اگر تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی بھی تو، اس نے دھمکی دی۔ مسز رابعہ مہروز بخت، یہ آپ کی بھول ہے کہ میں آپ کی دھمکیوں میں آ کر آپ کو چھوڑ دوں گا اور اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ میں ایسے لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی ضد پوری کرنا جانتا ہوں، اور بہتر ہے اب میرے ساتھ سیدھی طرح پیش ہے، ورنہ مجھے الٹا پیش آنے میں بھی وقت نہیں لگتا۔ یہ تو آج آپ دیکھ چکی ہیں۔ وہ اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ ایک مرد سے مقابلہ کرنا اس کے بس سے باہر ہو گیا تھا، اس کی ساری جدوجہد ناکام ہو گئی تھی۔ وہ بے بسی سے تڑپ تڑپ کر رونے لگی، مگر مہروز پر اس کے آنسوں اور سسکیوں بھی کوئی اثر نہیں کر پائی تھی۔ اب چاہے وہ تڑپتی یا بلکتی، اسے پرواہ نہیں تھی، بقول اس نے اپنا حق وصول کیا تھا۔ باہر دروازے پر دستک ہو رہی تھی، مگر وہ بے سود بنی بیٹھی تھی اور کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ دستک ہوئی، اس بار دستک متواتر ہونے لگی۔ تبھی بے سود سوئے مہروز کی نیند کا سلسلہ بھی ٹوٹ گیا۔ اس نے چونک کر آنکھیں پیچھے دیکھا۔ وہ دونوں پاؤں صوفے پر چڑھائے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی تھی اور اسے دیکھ رہی تھی۔ مہروز بیٹا، دروازہ کھولو۔ اب باہر عارفہ بیگم کی پریشان آواز آئی۔ وہ یکدم اٹھ بیٹھا، بیٹھ کے دوسرے کونے پر رکھی اپنی شرٹ اٹھا کر پہنتے ہوئے وہ کمرے میں بکھری چیزوں سے بچتا ہوا دروازہ تک آیا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ گڈ مارننگ موم، اس نے ہمیشہ کی طرح کہا۔ کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ کب سے دروازہ بچا رہی ہوں، انہیں پریشانی ہوئی؟ جی سب خیریت، میں سو رہا تھا اس لیے پتہ نہیں چلا۔ اس سے پریشانی کم کرنی چاہیے۔ وہ ربی کیسی ہے؟ عارفہ بیگم نے ٹھہر کر پوچھا۔ اندر آ کر دیکھ لیں کیسی ہے، اس نے دروازے سے ہٹتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ باہر سے ہی اندر کا حال دیکھ چکی تھی۔ صفائی کر دے، اور اس نے سر جھٹک کر کہا۔ اور ناشتہ؟ نہیں، ناشتہ میں نیچے آ کر ہی کروں گا۔ اور دلہن، اس کا ناشتہ آپ اوپر بھیجتے، وہ اکیلی ناشتہ کرے گی؟ فی الحال تو اکیلی بھی کر لے تو بہت ہے۔ عارفہ بیگم بات سمجھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ملازمہ کو بھیجتی ہوں، وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ وہ اندر آ گئے۔ اتنی سہمی ہوئی کیوں بیٹھی ہو؟ بھوک کی وجہ، تھکن کی وجہ سے، یا نیند کی وجہ سے؟ وہ ہاس کے برابر صوفے پر بیٹھا، لیکن اس نے پھر بھی سر نہیں اٹھایا۔ اوکے یار، نہ بولو، تمہاری مرضی، آج کا دن تمہارا ہے، وہ کہتا ہوا اس کے بالوں کو چھیڑتا اٹھ کھڑا ہوا، واش روم چلا گیا۔ ملازمہ کمرے میں آ کر صفائی کرنے لگی اور اندر ہی اندر حیران ہو رہی تھی۔ بیگم صاحبہ، اب بیڈ پر بیٹھ جائیں، میں صوفہ بھی صاف کر دیتی ہوں۔ صوفے پر بھی پھولوں کی پتیاں بکھری تھی، لیکن اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، میں آگ لگا کر جلا دوں گی سب کچھ۔ وہ ملازمہ پر چلانے لگی۔ اتنے میں واش روم سے نکل آیا۔ تم جاگو، یہ کام میں بعد میں کر لینا۔ اس نے ملازمہ کو نرمی سے جانے کا کہا۔ وہ سر ہلا کر چلی گئی، البتہ وہ باقی ساری صفائی کر چکی تھی۔ اب پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ہاں، میں پاگل ہو گئی، تم نے مجھے پاگل کر دیا۔ وہ کاٹ کھانے کو دوڑی۔ بس صرف 2 دن ہی میں نے اس نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ وہ بے بسی سے اس کے مقام پر آ گئی تھی۔ کہہ بار آنسو آ رہے تھے۔ تم نے مجھے میرے اپنوں سے دور کر دیا مہروز بخت، تم مجھ سے سب کی نظروں میں گرا دیے، کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مجھے اپنی طرف مائل تم نے کیا، مجھے جھلک دکھائی، کیوں راغب کیا؟
मुझे। वो उसे दोनों कांधों से पकड़े झंझोड़ते हुए बोला, मुझे क्या पता था तुम इतने कमज़ोर नीयत हो। कोई ज़ुबान नहीं ही नहीं, मर्द की नीयत कमज़ोर नहीं होती, उसे औरत कमज़ोर बना दे। तुम्हारी तरफ झलक दिखाकर, अदाक दिखाकर तुमने अगर उस रात वो सब ना किया होता तो तुम्हारी जगह कोई और होती और महरोज़ वक्त की बीवी बनने पर फ़ख्र कर रही होती। जो किया उसे चुपचाप भुगतो, अपनी गलती का इल्ज़ाम मेरे सर मत डालो। तुम्हारे इस वावेरे से कुछ नहीं होगा। गलती कर भी ना मानना एक और गलती है तुम्हारी। वो झटके से छोड़कर पीछे हटा। मैं अगर गलती भुगतूँ तो तुम्हें भी अपनी गलती की सज़ा भुगतनी होगी। वो चीखी, मैं तुम्हारी सज़ाओं के लिए तैयार ही हूँ। जी जान से वो शीशे के सामने खड़ा हुआ, बाल रगड़ने लगा और नफरत से रुख मोड़ गई। मुलाजमा उसका नाश्ता भी ले आई थी मगर उसने वापस भेज दिया। वो पिछले 1 घंटे से मुसलसल अपनी मामा का नंबर डायल कर रही थी मगर मुसलसल ऑफ जा रहा था। और परेशानी की बात यह थी कि मॉम के साथ डैड का भी नंबर ऑफ था। तंग आकर लैंडलाइन नंबर पर कॉल डायल किया। हेलो, कॉल रिसीव करने वाली मुलाजमा थी रसिया। मैं रबिया बात कर रही हूँ। मॉम से कहो मैं बात करना चाहती हूँ, उसने बेकरारी से कहा। सॉरी बेबी जी, बेगम साहिबा ने कहा है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहती। मुलाजमा ने कहा, लेकिन रसिया तुम उनसे कहो। मैं सिर्फ एक बार उसने कुछ कहना चाहा मगर दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर दिया गया और फ़ोन उसकी मॉम ने बंद किया था। वो तो दूर बैठी थी, भी समझ गई थी। क्या बात है बेटा, यहाँ क्यों बैठी हो? आरफा बेगम ने नज़र लॉबी में बैठी अपनी बहू पर पड़ी। खैरियत तो है? किसी का फ़ोन आया था? उन्होंने फ़ोन के करीब बैठते उसे देखते हुए कहा। नहीं तो फिर कॉल की है? जी। किसको? अपने मॉम डैड को। अच्छा, बात हुई उनसे? क्या कहते हैं? आरफा बेगम को सुनकर खुशी हुई। कहते हैं मुझसे बात नहीं करनी, उन्होंने मुझे धुतकार दिया। आरफा बेगम की खुशी मानी पड़ गई। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारे माँ बाप है, तुमसे नाराज़ नहीं रह सकते। सब बस वक्ती गुस्सा है। जब गुस्सा उतर गया तो सबसे पहले तुम्हारा ख्याल आएगा। उन्होंने सर पर हाथ फेरते हुए कहा। डैड का गुस्सा वक्ती हो सकता है मगर मॉम का नहीं, वो अपने भाई से कम नहीं है। लेकिन बेटा, तुम्हारे लिए उनके दिल में नरम गोशा हमेशा रहेगा। हूँ, अगर नरम गोशा होता तो वो कल मेरी ज़िंदगी के फैसले पर यूं चुप कर रहकर मामू का साथ ना देती। वो बदगुमान थी, लेकिन बेटा बात असूल की है और सच्चाई की थी। तुम्हारी मॉम अलियास भाई का साथ ना देती तो वो लोग झूठे पड़ जाते। ऐसी कौन सी क़यामत आ गई थी जहाँ नौबत असूल और सच्चाई तक चलेगी? एक ज़रा सी बात को सबने इशू बना दिया, मेरी हंसी मजाक को मेरे गले का तोक बना दिया। बस बेटा, सब किस्मत की बात। अल्लाह की रज़ा थी, अल्लाह की रज़ा में राह से सीनक होना सीखो। और अच्छा, तो आप और आपके बेटे ने भी नहीं किया तो उसको तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। उससे मुझे सबकी नज़रों में गिरा दिया। नफ़रत है मुझे उससे और ख़ुद से। उसके वो कहकर वो खड़ी हो गई थी। अंदर ब्यूटिशियन तुम्हारा इंतज़ार करिए। ब्यूटिशियन, आज शाम तुम्हारी शादी की रिसेप्शन है ना? मैं नहीं चाहूँगी और ना ही तैयार हो रही हूँ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करो। एक गलती तुमसे पहले हुई है, अब एक और कर रही हूँ। कल हज़ारों लोगों ने बातें की, सरगोशियाँ की, लेकिन जैसे तैसे तक गुजर गया। तुम फिर चाहती हो लोग बातें बनाएं, तुम्हारी गैर मौजूदगी इस पर सरगोशियाँ करें। आरफा बेगम की कह कर चली गई। वो कितनी ही देर सोचती रही, फिर कदम हिले तो कमरे की तरफ जहाँ ब्यूटिशियन का इंतज़ार कर रही थी। जब वह तैयार होकर नीचे उतरी तो आरफा बेगम के कदम थम गए। मल्टी शेड लहंगे में उसकी दद्या रंगत और चमक गई थी। ऊपर से उसकी तीखे नैन नकुश उसकी खूबसूरती को दो आदशा कर रहे थे। मॉम और कितनी देर डैड फ़ोन बाद दोबारा फ़ोन कर चुके हैं। मैं रोज़ से बेध्यानी में अंदर दाखिल हुआ, लेकिन उसे देखकर मबहूत हो गया। चलो, देर हो रही है, उन्होंने चौंकाया। लेकिन मैरिज हॉल पहुंचते तक उसकी नज़र पर उस पर अटकी रही तो झलक थी जो वो पागल हो गया था। यही तो वो झलक थी जिससे वो पागल हो गया था और वो आज उसके हमराह थी। भाभी के घर वाले नहीं आए? हसान ने महरोज से सवाल किया। नहीं, महरोज ने जवाब दिया। क्यों? तुम अच्छी तरह जानते हो, लेकिन यार उन्हें ख्याल करना चाहिए था। इकलौती औलाद है उनकी भाभी, इस तरह ताल्लुक़ तोड़ना हैरत की बात है। हसान ने राबिया के इकलेले पर नोट करते हुए कहा। उनकी बेटी है, उनकी मर्जी। महरोज ने नापरवाही से कहा। कसूरवार तो वो भी, सजा सिर्फ भाभी को क्यों मिल रही थी? तुम्हारी वजह से सारे रिश्ते टूट गए और तुम ठाठ से इंजॉय कर रहे हो। और यार बस अपने ऊंचे आदराश अपने तक रखो। उसे सुन लिया तो हंगामा मचा देगी। वो तो पहले ही अपना कोई हमनवा ढूंढ रही है। सोफ़ी अलियास से फिर कोई राब्ता हुआ? नहीं यार, सब कुछ कोशिश करूँगा सब कुछ ठीक हो जाए। मासी, रबी उठकर शॉवर ले लो, मैंने नाश्ता बना दिया। इतनी जल्दी? हाँ, अलियास भाई आ रहे हैं मिलने। क्या? मगर क्यों? शायद किसी जमात के साथ आए थे, आज वापस इस्लामाबाद जा रहे हैं। तो तुम मिल जाएंगे? सिर्फ मिलकर जाएंगे या लेक्चर भी देकर जाएंगे? बस कर दो रबी, जल्दी तैयार होकर आओ। वो नीचे आई। सकीना बेगम जस बस हुई। अब क्या हुआ? रबी ने कहा। कोई और कपड़े नहीं थे पहनने के लिए?
मिली। उन्होंने जीन्स पर वाइट टॉप को नागवारी से देखा। मेरे सारे कपड़े ऐसे ही हैं मॉम, अलियास भाई को शायद पसंद नहीं आया से लिबास। पहली बार तो मुझे इन कपड़ों में नहीं देख रहे, कई बार देख चुके हैं मॉम, मैं अपने घर में हूँ। बेगम साहिबा सोफ़ी साहब आए हैं, मुलाजमा ने बताया। तुम भी नाश्ता करके जल्दी आना, मैं चाह रही हूँ। वो कहकर ड्राइंग रूम की तरफ गई। खदीजा भाभी और बच्चे कैसे? सकीना ने कहा सब ठीक है, तुम्हें सलाम दिया है। अलियास ने कहा वालेकुम अस्सलाम, बहुत दिन हो गए मिले उनसे। फातिमा तुम्हें और रवि को बहुत याद करती है, तो फ़ोन पर बात कर लिया करे वो हमसे। नहीं सकीना, फ़ोन के राब्तों को मैं ठीक नहीं समझता, तो हम कर लिया करेंगे। इतना ज़रूरी भी इस्लामाबाद दी हो तो तुम्हारी बात हो ही जाती है। उन्होंने फ़ोन की बात टाली। रबी बेटी कहाँ गई? नाश्ता कर रही है। उस वक्त हाँ यूनिवर्सिटी की छुट्टी थी तो संडे को देर से उठी थी। अच्छा अस्सलाम वालेकुम मामू जान, रबी ने आते ही कहा, लेकिन उसके लिबास को देखकर उनके चेहरे पर नागवारी उतरी। फातिमा कैसी है? ठीक है। कभी लाहौर लाएं उसे, वो घर से बाहर नहीं निकलती। क्यों? वो आज़ाद नहीं घूमती? यानी कैद है? अपना घर कैद नहीं होता, आप हमेशा के लिए एक ही जगह रखें, चाहे वो बेडरूम ही हो ना क्यों ना हो, वो कैद ही होता है। वो भी उनकी भांजी थी। रबी, सकीना ने कहा। सॉरी, वो उठ खड़ी हुई। मॉम मैं बाहर जा रही हूँ, लंच भी बाहर करूँगी फारिया वालों के साथ। वो खुदा हाफिज़ करती बाहर चलेगी और अलियास साहब देखते रह गए। तुम्हें पता है ये कहाँ गई है? अलियास ने कहा वो जहाँ भी गई हो, हमें यकीन है अपनी बेटी पर। अहमद साहब ने कहा चलो दुआ है, अल्लाह भरोसा सलामत रखे। वो दूसरी गुफ्तगू करने लगे। आरफा खैरियत परेशान लग रही है। खदीजा बेगम ने कहा परेशान तो हूँ महरोज़ की तरफ से। क्यों, सब ठीक तो है? क्या हुआ? खदीजा ने अपनी दोस्त आरफा से पूछा। महरोज़ और उसका चचा साथ भाई एहतशाम साथ अमरीका गए थे, उन अब सुनने को आया है एहतशाम ने शादी कर लिया वहाँ। तुम क्यों हल्कान हो रही हो? मैं सोच रही हूँ अगर एहतशाम कर सकता है तो महरोज़ भी कर सकता है। हमारा इकलौता और आखिरी सहारा है, अमेरिका होकर रह गया तो तुम उसकी मंगनी या शादी करके भेजती। हाँ ये गलती हो गई मुझसे, ये काम अब भी हो जाएगा, पिला लो और शादी कर दो। क्या वाकई? और घर आकर उन्होंने महरोज़ का काल मिलाई। यस मॉम, क्या बात है? महरोज़ ने कहा तुमसे एक बात करनी थी। कहीं सुन रहा हूँ मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। इतनी जल्दी? हाँ तो कर ले, इजाज़त क्यों ले रही हैं? आप मेरी माँ हैं, जो चाहे कर दे, बस शादी से पहले एक अदद तस्वीर दिखा देना। उन्होंने खुश होते हुए दवा दी और फ़ोन बंद कर दिया। कुछ मसला हल हुआ? खदीजा ने पूछा। बस लड़की की तलाश है, कोई पढ़ी लिखी और नेक मिल जाए तो मैं कोई तेज़ तरार बहू अफोर्ड नहीं कर सकती। आरफा बेगम ने अपनी पसंद बताई। अम्मी वो कुछ औरतें आई हैं। फातिमा की धीमी आवाज़ हुई और आरफी की नज़र उस पर ठहरी। दुपट्टे में लिपटा उसका चेहरा पुरनूर लग रहा था। उन्होंने घर जाकर महरोज़ से जिक्र किया, छेड़ा फातिमा उसका उसे तरास होगा। उसकी रजामंदी पर ही उसने खदीजा से फातिमा का हाथ मांगा और खदीजा ने अलियास से बात की। लड़की का नाम फातिमा है, उन्होंने बेटे को इतला दी। कैसी है? बहुत प्यारी। वो प्यारी, मुझे भी दिखा दें। ऐसा मुमकिन नहीं सोफ़ी, अलियास साहब को पसंद नहीं ये सब। वो कहते हैं लड़का लड़की की शादी के बाद ही एक दूसरे को देखे तो बेहतर है, ताकि उनके पास फरार का कोई रास्ता ना हो। उसने खुफकी से कहा। लेकिन मॉम तस्वीर में क्या हर्ज है? मैं इतना दूर बैठा हूँ, पता तो है हो किससे शादी हो रही है किसी कैसी है, मेरे साथ कैसी लगेगी? और आपको किसने कहा था किसी सूफ़ी की बेटी से मेरी शादी तय कर दे? बस चुप रहो, बहुत प्यारी है, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे, अच्छी लगेगी तुम्हारे साथ। आरफा बेगम ने उसे चुप करवा दिया और मंगनी की तैयारियों में लगी। मंगनी के फ़ौरन बाद शादी तय कर दी थी। बड़ी छुपी रुस्तम निकली, मंगनी भी कर ली। राबिया ने फातिमा को फ़ोन खड़काया और उसकी बातों पर हंस दी। सब जल्दी हो गया। नाम क्या है मौसूफ़ का? सईद महरोज़ बख्त। नाम तो बड़ा पावरफुल है, खुद कैसा है? मुझे पता क्या मतलब, बिना देखे ही जानती तो अब्बा को उन्हें देखना पसंद नहीं। उफ़ यार, तुम्हारे अब्बा को तो कुछ भी नहीं पसंद। खैर मैं तो जिससे से शादी करूँगी 2-3 मीटिंग रखूँगी उसके साथ। शादी से पहले पता तो चले कैसा है, कौन है। शादी कब है? जब वो आएंगे हैं, उन्होंने अभी आना है। रबी पूरी बात तो सुन लो, फातिमा ने कहा। रबी हंस दी। कहाँ से आना है? अमेरिका से। व्हाट? वो लड़का अमेरिका में रहकर मिलानी से शादी कर रहा है? उसने तुम्हें देखा नहीं, फिर भी शादी कर रहा है? हैरत है। क्यों क्या पहले शादी नहीं हुई? ऐसे कैसी किसी से क्यों हुई है ना? तुम्हारी अम्मी अब्बू की। अगर तुम्हारी अम्मी देख लेती मामू को तो गले में फंद डालकर मर जाती। फातिमा ना चाहते हुए भी हंसती। शादी में कितने दिन पहले आओगी? 2 दिन पहले। अगर मैं पहले आई तो या मामू रहेंगे घर में या मैं? तुम सुकून से भी तो रह सकती हो। नहीं, मेरी नेचर में नहीं सुकून। और मामू पाबंदियों के मालिक, ये मत करो वो मत पहनो, टोक उसने वजह बताई और फातिमा चुप हो गई। आ जाओगी इतने दिन पहले कि तुम बोर हो जाओगी। मैं इंतज़ार करूँगा, अल्लाह हाफिज़ कहकर वो फ़ोन मैं इंतज़ार करूँगी, अल्लाह हाफिज़ कहकर वो उसने फ़ोन बंद कर दिया।
शादी का हंगामा सर्द हुआ तो हर तरफ खुशी और सन्नाटा छा गया। महरोज़ अपने पापा के साथ ऑफिस में मसरूफ़ हो गया और वो अपने बेडरूम की होकर रह गई। 2-3 बार आरफा ने कहा कि घूमने का, मगर वो अपने कान से सुनकर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी। सुकून नहीं मिलता। समीर पर बोझ था, उस बोझ के हाथों मजबूर आज फिर फ़ोन के करीब चली गई, लेकिन फ़ोन डेड था। पूरा दिन घर में चकराते हुए गुजरा। आरफा बेगम कहीं बाहर गई हुई थी। शाम 5 बजे महरोज़ घर आया तो वो लॉन में नजर आई। वह गाड़ी से उतरकर उस तरफ आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वो सामने कुर्सी पर बैठ गया। वो खामोश रही। जवाब में सलामती भेज दो। अब ऐसी भी क्या नाराज़गी कि सलाम का जवाब भी नहीं दे। बंदा, तुम पर सलामती भेजूँ? वो जहरखंद लहजे में बोली। तुम्हारा शोहर हो, तुम नहीं सलामती भेजोगी तो कौन भेजेगा? मेरा शोहर तुम्हारे जैसा घटिया और कमीना होगा तो मैं कभी नहीं सोचा था। और जिसने सोचा था उसका शोहर नहीं बना। उसने शरारत से कहा। वो संजीदगी से देखने लगी। अपना मोबाइल दो। उसे हाथ बढ़ाया। क्यों? खैरियत? मैं फ़ोन करना चाहती हूँ, फातिमा से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। सुना तुमने? वो गुस्से से में भड़की। क्यों? कोई फ़ायदा नहीं। मैंने आज अलियास साहब को कॉल की थी। वो उस मौजू पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन मैं फातिमा से बात करना चाहती हूँ, उनसे नहीं। महरोज़ ने सेल से उसे देकर दिया। वो फ़ोन लेकर कमरे में आ गई। सोफ़ी ने अलियास के घर का नंबर डायल किया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ खतीजा थी। वालेकुम अस्सलाम उमानी जान, मैं राबी फातिमा से बात करनी है। दूसरी तरफ से एकदम फ़ोन काट दिया गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसकी नज़र हाथ में पड़े फ़ोन पर पड़ी। यही वो मनहूस है जिसकी वजह से मेरी किस्मत बदकिस्मती में बदल गया। उसे गुस्से से कहते हुए पूरी ताकत से फ़ोन दीवार पर दे मारा। जब वो अंदर आया तो फ़ोन कई हिस्सों में भरा आज मेरे पर मिला। शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। महरोज़ पे पाकिस्तान आ गया था। फातिमा के घर में भी चहल पहल थी। यहाँ क्या हो रहा है? फातिमा के कमरे से म्यूज़िक की आवाज़ आई। सोफ़ी साहब सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर आए और धड़ाम से दरवाज़ा खोल दिया। सामने डांस की प्रैक्टिस चल रही थी, जिनमें उनकी तीनों छोटी बेटियां राबी शामिल थी। वो अब्बाजान फातिमा से छोटी रखी से कुछ बोला नहीं गया। बेशरम बेहया शर्म नहीं आई बेहुदा हरकत करते हुए उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को थप्पड़ चढ़ दिए। वो मामू, कल मेहंदी का फंक्शन है। रबी ने कुछ बोलना चाहा। खबरदार लड़की, तुम तो चुप ही रहो। उन्होंने रबी को चुप करवा दिया। ये डेक कहाँ से आया? मैं लाई हूँ मामू, जहाँ से लाई हो वहीं फेंक कर आओ। हमारे घर में जगह नहीं ऐसी चीज़ों के। वह हुक्म देकर निकल गए। वो तीनों आंसू लिए बैठ गई। सॉरी यार, ये सब मेरी वजह से हुआ है। राबी को अफसोस हुआ, उसमें तुम्हारी क्या गलती? हमारा घर ही ऐसा है। फातिमा शुक्र अदा करे। फातिमा जो उस घर से जा रही है, हमें पता नहीं कितनी और सजा काटनी है। रकिया ने दिल की भड़ास निकाली। कोई बात नहीं, हम कुछ और करते हैं। रबी ने कहा। रहने तो वो फिर आ जाएंगे। रकिया ने कहा। बड़ी मुश्किल से माहौल ठीक हुआ। कहाँ जा रही हो? फातिमा ने कहा। सोने के लिए। राबी ने कहा। मगर तुम तो मेरे सास होती हो। नहीं यार, कल तो वैसे भी मैं तुम्हें मैं छोड़कर जाओगी। क्यों ना हम ही तुम्हें छोड़ देंगे। गुड नाइट। तुम भी सो जाओ। कल तो वैसे भी वो तुम्हें सोने नहीं देगा। रबी ने छेड़ा। फातिमा हंसती। ओके, मैं जा रही हूँ। रकी के बेटे बेडरूम में, वो कहती हुई निकल गई। वो मुस्कुराती हुई सीढ़ियाँ उतरे, किचन की तरफ गई। पानी की बोतल फ्रिज से निकाली और पानी पिया। वहाँ वापस और जाने की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी वाली थी। पास रखा लैंडलाइन का फ़ोन बजने लगा। 2-3 बार बजने पर उसने फ़ोन रिसीव कर लिया। रात के 2 बजे का वक्त था। हेलो, उसने नॉर्मल अंदाज में कहा। हेलो, मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। कौन? आपको किससे बात करनी है? फातिमा लिहाज से। रबी बड़ी बुरी तरह चौंकी। आप हैं कौन? क्यों बात करनी है? मैं जो भी हूँ, आप बस बात करवा दें। रबी के दिमाग में शरारत सूझी। नहीं तो कहीं मैं फातिमा ही हूँ। मैं सैयद महरोज़ वक्त बात कर रहा हूँ। उसे नाम बताकर उसे उछलने पर मजबूर कर दिया। आपने इस वक्त फ़ोन क्यों किया है? मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। काफ़ी दिन से सोच रहा था, मगर मौका नहीं मिला। आज सोचा बात करके ही सोना है, लेकिन आपसे सारी बातें कल जो करनी है, तो आज कौन सी ख़ास बात करने के लिए है फ़ोन किया है? उसके सवाल पर वो बेसाख्ता कह जो कल बातें करनी है आज उनके लिए तमहीद बांधना चाहता हूँ। कैसी तमहीद? उससे शरारत से पूछा। वजाहत करूँगा तो आपको शर्म आ जाएगी। आजकल शर्म के जरासीम दुनिया से मर गए, मगर मैंने सुना है आपके अंदर जिंदा है। आपने सुना गलत है। सुना गलत भी तो हो सकता है, आपका कहना कहा गलत भी तो हो सकता है। मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है? जानने का मौका तो दे मुझ फिर दीजिएगा। कल जान लीजिएगा। अभी वक्त नहीं। खुदा हाफिज़। प्लीज़ फ़ोन मत रखेगा। मेरी बात सुने। उससे जल्दी से क्या कहा। वो फ़ोन रखते रखते ठहर गई। जी कहिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मुझे कुछ कहना है। वो ठिठक गई। रात उस पहर उसने कॉल की। वो भी राबी थी, जिसकी शरारती जहन उसे उल्टी पलटियाँ पढ़ा रहा था। तो ठीक है, आप मेरे सेल फ़ोन पर कॉल करें। रात उस वक्त मामू जान, मेरा मतलब अब्बा ना आ जाए, मेरे सेल पर कॉल करें। आप उनको फ़ोन पर बात करना पसंद नहीं। वो बात करते करते फिसली, फिर खुद ही संभल गई। नंबर पता है? वो तैयार हो गया। उसे नंबर दे दिया। उसकी शरारत अरूज पर थी। ठीक है, मैं करता हूँ, उसे कहकर फ़ोन बंद कर दिया। मैं इंतज़ार करूँगी। शरारत से मुस्कुराई और तेज़ी से सीढ़ी चढ़कर रकिया के बेडरूम में आ गई। ये तो कल पता चलेगा महरोज़ साहब आपके साथ क्या हुआ है। वो सेल फ़ोन पर वाइब्रेशन को देखते हुए मुस्कुराई, जहाँ महरोज़ की कॉल आ रही थी। हेलो जी जनाब, क्या कर रही है?
देखिए मुझे नींद आ रही, आप भी सो जाए, कैसे सो जाए, हमारी नींदें ही उड़ गई हैं कल के इंतज़ार में। बस आप अपनी लिमिट में रहकर बात करें, मैं इस वक्त बात कर रही हूँ यही बहुत है, इसलिए मैं आपका एहसानमंद हूँ। लेकिन क्या आप मेरी एक और ख्वाहिश पूरी कर सकती है? ख्वाहिश, मैं आपको देखना चाहता हूँ, बस एक झलक। आप आज की राहत ख्वाहिश पूरी करने की नहीं, ख्वाहिश सजाने की राहत है। वो अदा से बोली, तो ख्वाहिश को सजाना तो चाहता हूँ आपकी एक और झलक से। ख्वाहिश किसी को देखने से नहीं बल्कि इंतज़ार से सजती है। वो शेर सुना है, मैं तुझको ढूंढने अफक पार भी गया तो मिल गया, तो मुझे तो तुझसे मिलने का इंतज़ार भी क्या। वो दिलचस्पी से बोली। महरोज चुप हो गया। हथड़ है, आप कल पर ख्वाहिशें छोड़ दे और सो जाए कि कहकर वो उसने फ़ोन बंद कर दिया। ये ब्यूटिशियन से टाइम ले लिया तुम लोगों ने? राबी ने पूछा। नहीं, फातिमा ने कहा। तो तुम्हें तैयार कौन करेगा? तुम? अरे नहीं, मुझे बस लिपस्टिक और ब्लश ऑन के सिवा कुछ नहीं आता। ये तुम्हारे इतने लंबे बाल कौन समेटेगा? तुम लोगों के आसपास कोई अच्छा पार्लर है? हाँ, ये राइट साइड पर गली में राइट ब्यूटी पार्लर है। ओके, मैं जाकर टाइम ले लेती हूँ। वो तो आ जाएंगी ना? मगर अब्बा वो कुछ नहीं कहेंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। उसने फातिमा को तसल्ली दी और बाहर जाने लगी। रबी को, रुको, ये चादर ले लो, जब तक यहाँ हो ये तो करना ही होगा। फातिमा ने कहा। फातिमा प्लीज़। रबी प्लीज़। और फातिमा की खातिर उसे इतनी बड़ी चादर ओढ़नी पड़ी। खतीजा बेगम ने उसे बाहर जाते देखा रसीद थमा दी और निजल ऑरेंज ज्वेलर पर फातिमा का डायमंड सेट उठा लेना, मार्केट में शॉप है। उसने रसीद पर्स में रख ली। हाल, तुम अगर सोच रही हो कि सब जल्दी ठीक हो जाएगा तो ऐसा मुमकिन नहीं, महरोज से कहा। वो उसकी तरफ पुरुष के लेटी थी, आंखों पर बाजू रख के सोने की एक्टिंग कर रही थी। वो अच्छी तरह चाहता था वो मध्यम लैम्प की रोशनी में बैठ क्राउन से टेक लगाए उसके पुष्ट को घर रहा था। अभी तुम्हारी कोई असर नहीं करेगी, सही वक्त पर सब ठीक हो जाएगा, बस सब्र करो और इंतज़ार करो। मुझे यकीन है तुम्हारे मॉम डैड के गुस्से में कमी आ जाएगी। वो उसे हौसला दे रहा था। मेरी बीवी, वरना तुम्हारी किस्मत में लिखा था, वरना मैं शादी रोज़ तक तुम्हारा नाम तक नहीं जानता था, फेस टू फेस कभी देखा तक नहीं था। अगर हम सफ़र बन गए, शायद यही किस्मत है। वो खामोश थी। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। उसने हाथ बढ़ाकर उंगलियाँ उसके बालों में फंसाई, मगर वो बेहसो हरकत पड़ी रही। तुम ठीक हो, मैं भी गलत हूँ, लेकिन यार मेरी बचपन से आदत है, जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए मैं उसे छोड़ नहीं सकता। जिद का पक्का हूँ और तुम्हारे मामले में भी ऐसा ही हुआ। इंसान और चीज़ों में फ़र्क होता है। तुमने सिर्फ अपना सोचा, मेरे जज्बात का ना सोचते। अब एक बार उस लड़की का सोच लेती जो मायूं बैठी थी। अब शादी ना होने पर लोग कितनी बातें बनाएंगे। अब मुझे अपनी गलती का इतराफ़ है, लेकिन तुम्हें अपना मान चुका था, छोड़ नहीं सकते थे। महरोज उसके बिखरे हुले से नजर चुरा गया। कितने दिन हो गए थे वो उसके शराबा हुस्न से नजर चुरा रहा था। शादी के रोज़ से अब तक उसने दोबारा उसे छुआ भी नहीं था। आज फिर उसके लापरवाही से उसे बेईमान कर रही थी। चाल तो तुम फेंकती हो, बंदा किसी और तरफ देखने के काबिल नहीं रहता। वो उसके सरापे को देखते हुए बोला। रबी ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में अपना हुलिया देख से पटा गई और फ़र्क बटा ढूंढने लगी। अब क्या फ़ायदा? वो मुस्कुराया। वो गुस्ताखी पर अमाता था। उसे बचने की कोशिश की मगर बच ना सकी। उसके शिकंजे में फड़फड़ा कर रह गई और वो गुस्ताखी का इर्तिकाब पकड़ बैठा। उसकी बात का मफहूम घूम घुमा कर फिर वहीं आया जहाँ लाना चाहता था। वो आज फिर उसे काबू कर चुका था। वो सारे जतन करके भी निकलने में नाकाम रही। उसकी गिरफ्त मजबूत थी। सुबह नाश्ते के टेबल पर उसका चेहरा भी सोजा हुआ था। आज रात भी वो खूब रोई थी। उसकी आंखें सूज गई थी। उसने किन अखियों से उसे देखा, फिर खिसकने में मसरूफ़ हो गया। वो चाहता था उसकी नज़र पड़ी तो तब गया जाएगी। आजकल राबी बेटी की क्या मसरूफियात है? फिर उस वक्त महरोज के डैड ने पूछा। वो चाय में चम्मच हिलाती रुकी। मेरा दिल खुश करना। वो सरगोशियाँ कर गया। उसने कहरबाज नज़रों से उसे देखा। उसका नाम राबिया नहीं, रबी है। रबी का मतलब बहार, आफा बेगम ने कहा। माशाल्लाह, मैं इतने दिनों से राबिया समझ रहा था। मैंने समझा सब प्यार से रबी कहते होंगे। नहीं, उसका नाम ही रबी है, रबी अहमद। आरफा ने पूरा नाम बताया। रबी अहमद नहीं, रबी महरोज को। वो हंसकर बोले। मेरे नाम के साथ रबी अहमद ही सूट करता है। वो तल्खी से बोली। महरोज ने ठिठक कर दे उससे देखा तो वो दोनों भाई हंसते चुप हो गए। लेकिन बेटा, हम तो असूल की बात करें। शादी के बाद हर लड़की के नाम के साथ क्या सारे असूल मुझ पर ही लागू होते हैं? वो गुस्से से बोली। रबी, ये तुम किस लहजे में बात करी हो? महरोज अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो अपने साथ उसका रवैया बर्दाश्त कर सकता है, मगर अपने माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात करने की इजाज़त नहीं दे सकता। इट्स ओके बेटा, वो सिर्फ बात करिए। फिरोज वक्त महरोज को चुप रहने का इशारा किया। बात करने में क्या तरीका होता है? ये सबको अपना जैसा समझती है ना, नॉन सीरियस। महरोज को काफ़ी गुस्सा था। वो महरोज को नफरत से घूरते हुए उठकर चलेगी और वो दोनों महरोज को समझाने लगे। वो जिन हालात से गुजरी है अब अपसेट होना चाहिए। आप उसकी साइड ले रहे हैं, हालांकि उसकी गलती है। वो अगर अपसेट है तो
दूसरों को क्यों कर रही हो, बार बार उसकी गलती है उसे याद करवा के कि तुम उसे टॉर्चर कर रहे हो, उस तरह तो वो नफसियाती हो जाएगी, उससे सख्ती बरत कर तुम अपने लिए एक मुश्किल पैदा कर रहे हो। उन्होंने साफ तौर पर समझाया तो वो काफ़ी देर उनकी बातें चुपचाप सुनते रहे। जब वो परेशान हो गई उन्होंने कहा, सॉरी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, वो ये जो चोचले हैं फिर कभी हो जाएगा। वो ब्रीफ केस उठाते हुए बाहर निकल गया। वो दोनों भी चुप हो गए। वो वॉशरूम से शावर लेकर निकली तो उसके बेड पर रखे डब्बे पर गई। उसकी नज़र बेड पर रखे डब्बे पर गई। उसने डब्बा उठा लिया। मोबाइल सेट था, न्यू डब्बा पैक, उस पर लिखा था मिसिस राबी महरोज से उसे मुलाजमा का पुकारा। जी बेगम साहिबा, ये किस इमेज है? छोटे साहब ने ऑफिस से ड्राइवर आया था अपने देने। आप नहा रही थी, मैंने बेड पर रख दिया। पिछले 2 दिन से उन दौरान में बातचीत बंद थी। वो तो पहले भी उससे बात नहीं करती थी। अब वो चुप था, कमरे में मुकम्मल खामोशी रहती, लेकिन वो उसकी अनायत को चुपचाप कबूल नहीं कर सकती थी, इसलिए बाहर निकल गई। फ़ोन डायरेक्टरी से उसका ऑफिस का नंबर डायल किया। हेलो, दूसरी तरफ से मसरूफ़ सी गंभीर सी आवाज़ आई। ये आवाज़ पहले भी सुन चुकी थी। हेलो खामोश पाकर उसने दोबारा कहा, हेलो मैं रबी अहमद बोल रही हूँ। उसने हिम्मत से कहा, ओ अच्छा मैं समझा फ़ातिमा इलियास बात कर रही है। उसे चोट की। फ़ातिमा तुम जैसे से बात करना पसंद नहीं करती, मगर रबी तो बात करना पसंद करती। मुझे पता नहीं था तुम इतने घटिया इंसान हो, वरना कभी बात नहीं करती। मगर मुझे पता था तुम कितनी आला हो, तभी तो बात की थी मेरी जान। उसने मज़े से कहा। उसके तन बदन में आग लगी। उसे गुस्से से फ़ोन कर पर रख दिया और सर दोनों हाथों में गिराए बैठी थी कि फ़ोन फिर बजने लगा। उसे पहले तो इग्नोर किया, फिर उठा लिया। हेलो महरोज़ वक्त बात कर रहा हूँ। पता है दुनिया में एक ही कम सर्फ है, मगर मेरी कम सर्फी को तुम्हें जानोगी तो और कौन नहीं जाने, कौन जानेगा। मेरी कम सर्फी के सब हथियारों से वाकिफ़ हो तुमने फ़ोन भेजा है? हाँ भेजा है। क्यों? मैंने नहीं मांगा था, लेकिन मुझे पता है तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, और फ़ोन भी आजकल की ज़रूरियात में शामिल है। मेरी ज़रूरियात तो और भी बहुत सी थी। किस ज़रूरत को पूरा करोगे? उसने अजीब लहजे में कहा। तुम ऐसा करो, अपनी ज़रूरियात की लिस्ट बनाओ, फिर देखते हैं क्या पूरी कर सकता हूँ और क्या नहीं। तो लिखो। अभी ना जाने क्या सोच रही थी, वो उसे स्विच करना चाहती थी। गाड़ी ब्लैक से लोन। ओहो, क्या ब्लैक के बजाय वाइट से काम नहीं चल सकता? वो लिखते हुए बोला, नहीं मैं पहले भी ब्लैक इस्तेमाल करती आई हूँ। सॉरी यार डीलर आ गए, मैं कुछ घर में आकर लिस्ट का काम करता हूँ। बस इतनी चलती नहीं। बस तुमने मांगा ही है क्या? कुछ ऐसा मांगो जिसे मांगने में तुम्हें मज़ा आए और मुझे देने में खुशी हो। वहाँ ड्राइंग रूम के ग्लास वॉल का पर्दा हटाकर देखो और फिर सोचो और क्या मांगना है तुम्हें। वहाँ ब्लैक कलर की न्यू गाड़ी खड़ी थी, लश्कारें मारती मालूम होता था अभी शोरूम से आई है। ये सब करके तुम मेरी नज़र में कोई सन नहीं पा सकते। महरोज़ वक्त उसने नागवारी से कहा और पर्दे बराबर कर दिए। आज संडे होने के बायस वो लेट तक सो रहा था और अभी वो सो ही रहे थे कि राबी ने घर की चाबी उठाई और बाहर निकल गई। कहाँ जा रही हो बेटा? आरफा बेगम ने उसे बाहर जाते देखकर पूछा। मार्केट। वो कहकर बाहर निकल गई। थोड़ी देर में उसकी गाड़ी फराटे भरती गेट से बाहर निकल गई। आरफा बेगम को उसके तेवरों से खतरे की बू आ रही थी। वो फ़ौरन उसके बेडरूम की तरफ गई। महरोज़ उठो। क्या हुआ माम? वो ठिठक उठ बैठा। रबी गाड़ी लेकर निकली है, बाहर मार्केट का कहकर निकली है, पता नहीं कहाँ गई है। उसने उसका नंबर मिलाया मगर रिसीव नहीं हुआ। राबी कॉल उठाओ, उसे मैसेज सेंड किया मगर जवाब नहीं है। कॉल उठाओ वरना मुझे आना पड़ेगा तुम्हारे पीछे। उसने फिर मैसेज किया। कहाँ जा सकती है वो खदीजा की तरफ गई होगी। आरफा ने कहा। वो उसके पीछे गया और आरफा बेगम परेशान इंतज़ार करने लगी। हम कहाँ जा रहे हैं? हसान ने कहा। मार्केट शॉपिंग करने। महरोज़ ने कहा। क्या शॉपिंग रह गई है माँ जनाब की? तुम्हारे होने वाली भाभी के लिए गिफ्ट लेना है। अच्छा मैं भी कहूँ, ऐसे कौन सी शॉपिंग रह गई? हसान ने कहा। यही तो खास शॉपिंग है। महरोज़ ने शरारत से कहा। चल तू जा कर गिफ्ट खरीद, मैं तब तक टेलर से होकर आता हूँ। कुर्ता दिया था मैंने। हसान के कहकर गाड़ी से निकल गया और महरोज़ दूसरी तरफ चला गया। उसका रुख और निजल ज्वेलर्स की तरफ था। वो फातिमा के लॉकेट या अंगूठी लेना चाहता था। कि आपके पास हर किस्म का सोन है? यस सर। आपको कौन सा चाहिए? शॉपकीपर ने पूछा। कौन सा चाहिए? फातिमा का पसंदीदा कौन सा होगा? एक मिनट में बताता हूँ। उसने सेल्फ को कान से निकाल कर फातिमा का कॉल नंबर डायल किया। जैसे ही नंबर डायल किया शॉप से हल्की बीतम आवाज़ आने लगी, लेकिन उसे ध्यान नहीं दिया कि थोड़े फासले पर खड़ी लड़की का सेल बच रहा। कॉल डिस्कनेक्ट हुई। उसे फिर डायल किया। इस बार उसे कॉल उठा लीजिए। महरोज़ साहब कहिए, क्या बेचारी लगी हुई है आपको? वॉइस किसे बोली। देखिए फातिमा, मैं आपके लिए रिंग पसंद कर रहा हूँ, तो पूछना चाहता हूँ कौन सा नग लेना अच्छा लगेगा? डायमंड, नीलम, जमर्त या कोई और? नीलम। उसे मुख्तसर कहा। डायमंड क्यों नहीं? डायमंड मैं खुद ले रही हूँ। ओके तो फिर नीलम। जी नीलम। वो तो जोर से लेकर बोली और महरोज़ से चौंक कर उस लड़की की तरफ देखा जिसके मुंह से नीलम सुना। आप कहाँ हैं इस वक्त? उसे जानबूझकर बात बढ़ाई। शॉपिंग सेंटर में। उसे हंस कर कहा और फ़ोन बंद कर दिया। महरोज़ हैरानी से उसे देख रहा था, जिसे स्टाइलिश से सूट पर बड़ी सी चादर ले रही थी
आप फिर आप कहाँ हैं इस वक्त? उसने जानबूझकर बात बढ़ाई। शॉपिंग सेंटर में उसे हंसकर फ़ोन बंद कर दिया। महरोज़ हैरानी से उसे देख रहा था, जैसे स्टाइलिश सूट पर बड़ी सी चादर डाली हुई थी, लेकिन उसे संभाली नहीं जा रही थी। कभी पल्लू सरक जाता, कभी कहीं से चादर ढलक जाती। का चेहरा छुपाने की कोशिश में अभी नाकाम था। महरोज़ से शक मिटाने के लिए एक बार फिर नंबर डायल किया और उसी का फ़ोन बचा। वो हक्का बक्का खड़ा था, वो तेज़ी से आगे बढ़ा, इसलिए उससे पहले कुछ कहता। लड़की की चादर का कोना तराश से भटका, उसकी चादर एक बार फिर ढलक गई। इसने जल्दी से तस्वीर बना ली। क्या चीज़ पसंद करके गई है? उसने सेल्समैन से पूछा। जी, डायमंड लॉकेट है। फातिमा खुद का डायमंड ले रही थी, इसलिए मुझे मना कर दिया। उसका नंबर बार बार मिलाने पर मजबूर हो गया। उसने एक बार फिर मिलाया। जी कही। रबी ने मुस्कुरा कर कहा, आप फातिमा ही है ना? आपको कोई शक है? उसे हंसी दबाते हुए पूछा। नहीं, ऐसे ही। उसने कहा, अगर शक है भी तो कल मिट जाएगा, सारे भेद खुल जाएंगे, बस कल का इंतजार है। रबी ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। मगर एक बात सच थी, उस लड़की एक झलक में ही पसंद आई थी। क्या मत ढूंढिए। वो दिल में माँ की पसंद को दाद देने लगा। अभी घर में सूफी अलियास की गाड़ी दाखिल हुई थी, इसलिए गेट में अभी खुला था और रबी की गाड़ी अंदर आसानी से आ गई। बीबी जी, आपको गाड़ी अंदर आने की इजाज़त नहीं? चौकीदार टपक कर उसकी तरफ आया। तुमने मेरे लिए गेट नहीं खोला, मैं खुद अंदर आई हूँ। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो कहती हुई अंदर चली गई। फातिमा उसे सामने सोफे पर कुशन को चढ़ाती फातिमा को पुकारा। रबी। फातिमा खड़ी हो गई। फातिमा, तुमसे मिलने आई हूँ, तुमसे बात करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे दिल पर रखा बोझ हल्का कर दो। रबी रोहान सी कहती फातिमा के करीब है। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। फातिमा रुख मोड़ गई। प्लीज़ फातिमा, मैंने कुछ नहीं भी जानबूझकर नहीं किया, बस एक मजाक किया था, एक शरारत की थी। बाखुदा मेरी इससे कोई प्लानिंग नहीं थी, मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। न जाने कैसे मुझसे गलती हो गई। मेरी गलती माफ़ कर दो फातिमा, प्लीज़। मैं तुम्हारी वही रबी हूँ जिसकी आवाज़ सुनकर वही तुम खुश हो जाती थी, जिससे घंटों बातें करके भी बोर नहीं होती थी। तुम आज मेरी गलती पर मुँह तो मत मोड़ो। मैं माफ़ी की दरख्वास्त कार हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, मगर तुम बहुत अच्छी हो। रबी कहते कहते रो पड़ी। फातिमा ने पलट कर देखा, उसका रुखसार भी भीगे थे। फातिमा, तुम अंदर जाओ। सूफी साहब की आवाज़ आई। रबी का चेहरा सट पड़ गया। फातिमा की इतनी जरूरत नहीं थी कि हुक्म ना मानती, वो अंदर चली गई। फातिमा रुकर रबी पीछे लपकी। आके कदम मत बढ़ाओ लड़की, तुम्हारे इस घर में दाखिला मना है। चौकीदार ने बताया नहीं? मेरा नाम लड़की नहीं राबी है, मैं कोई गैर नहीं, आपकी भांजी हूँ। उससे पहले कि मैं तुम्हें बाहर छोड़ कर आऊँ, तुम खुद ही चली जाओ। रियाज साहब ने गुस्से से कहा, जो गलती मुझसे आपकी हुई है, आपकी किसी बेटी से होती तब भी उसे घर से निकाल देते। अगर ऐसी कोई हरकत मेरी बेटी करती तो उसका गला दबाकर उसे कब्र में उतार देता। सवाल जवाब नहीं करता। मतलब आप मुझे बेटी नहीं भांजी ही समझते? इससे बेहतर था आप मुझे कब्र ही उतार देते। ऐसे नफरत की मार तो ना मारते। वो रोते हुए बोली, मेरी बेटी तुम्हारी जैसी ना अंकचार नहीं, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। उन्होंने गुस्से से मारने के लिए हाथ बढ़ाया। आराम से बात करें सोफ़ी साहब, ये कोई गैर नहीं, हमारे घर की बच्ची। खतीजा मुमानी राबी के सामने आ गई। खबरदार खतीजा, मेरी 4 बेटियां इज्जत से घर में रह रही हैं, उसे कहो जाओ वहाँ से, वहीं चली जाओ, जहाँ मेरे आई हो वहीं से चली जाओ, मेरे शपथ को ना आजमाओ। वो गुस्से से दहाड़े। रबी उसके अखब से महरोज के आवाज़ उपरी, ले जाओ उसको यहाँ से। सूफी साहब ने हकारत से कहा, लेकिन लेने ही तो आया हूँ। लेने नहीं आया वो सोफ़ी साहब, छोड़ने नहीं आया। महरोज ने आगे बढ़कर रबी का हाथ पकड़ा। बीवी है तुम्हारी, ध्यान रखा करो वहाँ जा रही है। रियाज साहब ने ताना दिया। जामा मस्जिद के इमाम के घर आई है, किसी क्लब या फहाशी के अड्डे पर नहीं आई जो आप मुझे ध्यान रखने का ताना दे रहे हैं। जुबान संभाल कर बात करो। लड़के हमारी तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। आपकी बेटी से शादी करता तो वास्ता होता, आपकी भांजी से शादी की है तो वास्ता नहीं रहा। यही बताना चाहते हैं? उससे मैंने इज्जत से सारे ख़ानदान के सामने बाकायदा निकाह किया, कोई भगा कर नहीं ले गया जो सबने वास्ते ख़त्म कर दिए। उससे पहले जो अलियास साहब कुछ बोलते हुए रबी का हाथ पकड़े उसे खींचता हुआ पलट गया। छोड़ो मुझे, मैं फातिमा से बात करके ही जाऊँगी। उसे छिड़वाने की कोशिश की, मगर वो उसे खींचता हुआ बाहर गाड़ी तक ले गया। फ्रंट डोर खोलकर उसे अंदर धकेला और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। साथ ही ड्राइवर को फ़ोन कर दिया, अलियास साहब के घर से गाड़ी ले आए। तुम क्यों आए हो? वो महरोज पर भड़क गई। अपनी बीवी की खबर रखने, उसका ध्यान रखने, ये सब क्या धड़ा तुम्हारा? मेरे किए धरे का सामने सबब तुम हो। काश मैं मर जाऊँ। वो दुख से बोली, आई डोंट केयर, मैं दूसरी शादी करूँगा। उसे छेड़ा और वो दोनों हाथों से उसका चेहरा छुपाए रोने लगी। बहुत दिन हो गए थे। रबी की तरफ से खामोशी थी, कोई शोर हंगामा नहीं था। पूरा दिन घर में गुजारती महरोज उसकी ये रवैया, ये रूखी फीकी रूटीन नोट कर चुका था। आज उसका इरादा कहीं बाहर उसके साथ जाने का था, पर कुछ ही देर में उसका चचा असाब आपका फ़ोन आ गया, जो उन्हें अपने घर डिनर पर इन्वाइट कर रहे थे। महरोज ने हाँ भी पढ़ ली। ओके बेटा, शाम 7 बजे तक पहुँच जाओ। जाना, गाँव का रास्ता ख़राब है। उन्होंने ताकीद करके फ़ोन बंद कर दिया। उस वक्त 4 बज रहे थे। वो ऑफिस से सीधा घर आया। आरफा ने जल्दी आता देखकर वजह पूछी, आज हमने गाँव जाना है असाब चचा के घर डिनर पर। उसने आरफा बेगम को बताया और सीढ़ी चढ़ने लगा। वो जब कमरे में आया तो वो रॉकिंग चेयर पर झूलती हुई नजर आई। अस्सलाम वालेकुम, तुम ठीक हो? वो सोफे पर बोलते हुए बोला, मुझे क्या होना है, बड़ी सख्त जान हूँ।
तुमसे कुछ कहना आया हूँ। वो जानता था उसे साथ ले जाना किसी चोटी का सर करने बराबर होगा। मैं भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। महरोज़ चौंका। मुझे कहीं बाहर ले चलो, मेरा दिल घबरा रहा है। वो शिकस्तगी से बोली, क्यों तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, या फिर डॉक्टर के पास ले चलो। वो डॉक्टर उठकर करीब आ गया। डॉक्टर के पास नहीं, बल्कि कहीं ऐसी जगह ले चलो जहाँ मेरे अपनों की याद ना आए। बहुत याद आ रही है, थक गई हो तो फिर उठो और तैयार हो जाओ। महरोज़ उसका हाथ पकड़ा, उसे खड़ा कर गया। और वो न जाने कि इस कैफे में थी, चुपचाप तैयार होने चली गई, मगर उसकी तैयारी बस कपड़े तब्दील किए और बालों में ब्रश करके आई। बस वो हैरान हुआ तो और क्या, कोई मेकअप वगैरह की कोई ज्वेलरी नहीं, मेरा मूड नहीं। लेकिन रवि वो इसरार करते करते रुक गया। ओके ठीक है चलो। वो खुद भी तैयार हो चुका था। महरोज़ सीढ़ियाँ उतर कर नीचे चला जा चुका था, लेकिन रवि वहीं रुक गई। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी और थोड़ी देर बाद जब वो नीचे उतरी तो महरोज़ के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो ब्लैक कम्बिनेशन के लॉन्ग शर्ट और पजामा पहने, मैचिंग के ज्वेलरी और लिपस्टिक लगाए, बहुत खूबसूरत लग रही थी। थैंक यू। वो गाड़ी में कहने लगा, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा कहा मान कर कैसा फील करती हो। तो कैसा फ़ील हुआ? सच पूछूँ तो कुछ भी नहीं रुक कर रही इस वक्त, बल्कि बदहज़न हो गए। फेल करना छोड़ दिया मुझे। ऐसा लगता है मेरा दिल बंद हो गया। अजीब बेहसी आ गई है। वरना खुद सोचो, कभी तुम्हारे कहने पर यूँ तैयार हो सकती हूँ या बिना कहे ऐसे तुम्हारे साथ कहीं जा सकती हूँ। उसने बड़े आराम से महरोज़ की खुशी को महरोज़ की खुशी को मेट कर दिया था। उसे स्टीयरिंग पर मुक्का मारते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और वो बाहर देखने लगी। तकलीफ हुई सुनकर? हाँ हुई है, और मुझे जो इतने अरसे से हो रही है। दिन रात सुकून नहीं, सारी रात जागती हूँ कि गए कहकर गुजरती है, और तुम सुकून से सोते हो। सोचती हूँ तुम्हें कभी दर्द मिले तो तुम भी जागो, तब तुम्हें एहसास हो इस बोझ का जो मैं अपने ज़मीर पर लिए फिर रही हूँ। रवि, तुमने ख्वामख्वाह अपने हिसाब पर तारी किया हुआ ये, वरना जो हुआ किस्मत थी। कब तक रोक लगा कर रखोगी? एक गिलास पानी पिला दो, मुझे प्यास लगी है। वो टिश्यू से पसीना पोंछते कहने लगी। वो परेशानी से इधर उधर देखने लगा। पानी कहाँ से मिल सकता था? थोड़े फासले पे पेट्रोल पंप था। महरोज़ गाड़ी से उतरकर पंप की तरफ गया और मिनरल वाटर लेकर आ गया। और अभी उसने गाल थपथपाया। तो ये था आज के नॉवल के फर्स्ट पार्ट का एंड। कैसा लगा आप सबको नॉवल? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। जैसे अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो करने लेकर सब्सक्राइब मेरा चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आप लोग से मुलाकात होगी कल इस नॉवल के लास्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।